हेलो एंड वेलकम टू करेंट IQ। करेंट IQ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का 8 और 9 एक्सपेक्टेड वैसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो UPSC 2025 प्रीलिम्स में आने की संभावना है। So today we are going to discuss about 8 or 9 most expected important question of economics for the prelims for the UPSC prelims 2025. So now let's begin. तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो महंगाई से है। कहता विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, यहाँ पे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करने की चीज़ है, बोल रहा है नॉट। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए काउज ऑफ इन्फ्लेशन। कहता है इनमें से कौन सा जो है इन्फ्लेशन का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई का कारण नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सा दे रखा है। ऑप्शन में पहला नंबर है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन करें उसके पहले थोड़ा सा महंगाई के बारे में जान लेते हैं कि महंगाई वास्तव में महंगाई होता क्या है। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ है। पहला मेन जो कारण है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। मतलब कि मार्केट में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है उससे कम सप्लाई हो रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि सप्लाई जो गुड्स और सर्विसेज का है वो डिमांड से कम है। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। तो एक कारण ये होता है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई जो है। मान के जो इसका मतलब क्या हुआ वो समझते हैं कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई क्या है। कि मान के चलो कि राइस जो है मार्केट में इस बार प्रोडक्शन की कमी हुई और राइस जो है बहुत कम मार्केट में उपलब्ध हुआ। तो पहले राइस जो थी वो खपत जो थी 10 टन का 100 टन का खपत था। एवरी ईयर जो है भारत का कैपेसिटी है एक्सपेंडिचर करने का वो 100 टन की है। जो है इसमें खपत की जो एक्सपेंडिचर है 100 टन एवरी ईयर्स। लेकिन इस बार क्या हुआ, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ कमी आ गई। जो है अच्छे ये बारिश नहीं हो पाया इस वजह से। तो भाई भारत को तो 100 टन एवरी ईयर खर्चा होगा ही। अब क्या है कि इस बार जो है बारिश नहीं हुई तो 50 टन ही हुआ। 50 टन में क्या है कि अब क्या है कि इसको ज़रूरत होगा। तो भारत को भाई टोटल ये इकोनॉमिक सिचुएशन को सही रखने के लिए 100 टन की ज़रूरत, मतलब कि ये करना होगा गवर्नमेंट को। 50 टन ही इस बार उत्पादन हुआ और किसी तरफ से सरकार ये जो है मतलब कि ला नहीं पा रहा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सभी लोग के पास पैसा है। जहाँ राइस का प्राइस जो था नॉर्मल जो रहता था 10 रुपये पर केजी रहता है, वहीं अब इस बार क्या होगा 15 रुपये पर केजी और 20 रुपीज़ पर केजी चला जाएगा। तो यही होता है डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। आपने नहीं अगर समझ में आ रहा तो आपने सिंपल सा देखा होगा कि जब मार्केट में जो होता है तो आपने गया मार्केट से कुछ सामान खरीदने। मान लो कि किसी कारणवश जो है, मान के चलो आलू आपने खरीदने गया, आलू का जो स्टॉक है कम हो गया उस दिन। तो आप नॉर्मली जहाँ आलू जो है 10 रुपये किलो खरीदते थे, स्टॉक कम होने की वजह से सेलर जो सेल्समैन था उसने आलू का कीमत कर दिया 20 रुपये किलो या 15 रुपये किलो।
तो यही हुआ कि यहाँ पे जो है डिमांड कम गया, डिमांड जो है ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम गया। यहाँ पर जो है सप्लाई कम, डिमांड जो ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम कम गया, इस कारण से मतलब कि महंगाई। दूसरा कारण क्या होता है कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाना। मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। मुख्य रूप से जो है हम लोग लिक्विडिटी का मतलब ये समझते हैं कि मार्केट में भैया पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, सब लोग के पास पैसा है, तो सब लोग के पास, और सामान कम है, तो सब लोग के पास जब पैसा है तो सामान सब लोग खरीदने जाएंगे, और कम सामान को ही वो लोग ज़्यादा पैसा दे करके मतलब कि खरीदेंगे। तो ये क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बेसिस पे, कि जब जो होता है मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देखता है कि मार्केट में भाई मनी का सप्लाई कम है, तो वो क्या करता है, रेपो रेट वगैरह जो है वो कम कर देता है। रेपो रेट वगैरह ये सब कम करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीआरआर, ये सब जो है एमपीसी कम कर दिया। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो ये, और एमएसएफ है, सीआरआर है, ये सब क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कम कर देता है। तो क्या होता है, कमर्शियल बैंक को अलाउ करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन कस्टमर को दीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटता, तो कम रेट पे जब कस्टमर को लोन मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेता, और इस वजह से मार्केट में पैसा बढ़ जाता। तो ये भी एक महंगाई का कारण होता है। वैसे फ़िलहाल हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अगर वैसा हो, ज़रूरत हो तो आप हमको बोलें, मैं इस पे एक अलग टॉपिक पे वीडियो बना करके मैं आपके साथ आऊँगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे। तो पहला जो है क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। हाँ, मनी सप्लाई बढ़ गया भाई, जो है ये पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काउज ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हमको ध्यान में रखना है, नॉट काउज ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई का कारण नहीं है। तो पहला हम लोग का क्या है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। भैया मनी सप्लाई के कारण तो हो ही सकता है इन्फ्लेशन। उसमें बोल रहा है कि नहीं कौन है, तो ये वाला तो हो सकता है, ये वाला जो है अपना आंसर बन सकता है। दूसरा देखते हैं, राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत में वृद्धि। ये उत्पादन में वृद्धि, हाँ ये भी मतलब कि हो सकता है। ये इसमें इन्फ्लेशन नहीं आएगा, लेकिन डिफ्लेशन का कर सकता है कि भाई भैया जो है मार्केट में सामान बहुत ज़्यादा हो गया, और जो है मतलब कि ये अथी हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन। अगला हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत में वृद्धि। अच्छा, ये तो भी हम लोग देख लें। इंक्रीज इन सब्सिडी, सब्सिडीज़ क्या होता है, तो सब्सिडीज़ जो होता है गवर्नमेंट वगैरह द्वारा जो कुछ छूट वगैरह दिया जाता है ऑन सम पार्टिकुलर थिंग्स पे, कि द रिबेट हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज सब्सिडीज। जैसे आपको जो है गैस पे सब्सिडी मिलता होगा, राशन खरीदते होंगे तो चावल पे सब्सिडी, जहाँ आपको गैस आपको 90 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है, वहीं सब्सिडी के बेसिस पे आपको 50 रुपये किलो सरकार उपलब्ध कराती है। चावल आपको 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो सब्सिडाइज अगर चावल है तो वो आपको 5 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये होता है सब्सिडी। तो सब इंक्रीज इन सब्सिडीज़, हाँ ये तो कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, जो ये ऐसा ही मतलब ये ला नहीं सकता, महंगाई का कोई कारण नहीं बन सकता। तो ये नॉट में इंक्लूड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी की संभावना है। आगे फिर भी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे डी को, डिमांड सप्लाई मिसमैच।
अभी बताए थे कि भैया डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम है, महंगाई आ गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है, आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इंक्रीज इन सब्सिडीज़ से महंगाई का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता। इसमें नॉट कौन नहीं है वही पूछा था। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ सी। क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर जो होगा वो सी होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन है। जीडीपी पहले हम लोग जो है जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आगे डिटेल्स के लिए अगर आपका डिमांड होगा तो एक अलग से टॉपिक इस पे लेकर के आएंगे। जीडीपी बेसिकली जो हम लोग समझते हैं कि एक साल के अंदर जो है किसी पार्टिकुलर कंट्री या किसी सराउंडिंग में जितनी इनकम, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज से हो, वो सारे इनकम को हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं। इसमें आपको एनआरआई का इनकम नहीं इंक्लूड किया जाता है। ये एनआरआई इनकम, जैसे जो लोग भारत से बाहर काम कर रहे हैं वो उसका इनकम इंक्लूड नहीं होता। इसमें जो है आपको जो भारत के लोग रह रहे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस फॉरेनर, ये दोनों को इनकम जो है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल के अंदर जो भी है उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। और भाई इसमें से हम लोग अगर इसका निकाल दें, फॉरेनर को निकाल करके इसमें जो है फॉरेनर को जीडीपी से फॉरेनर को निकाल करके हम लोग फॉरेनर को अगर निकाल देते हैं इसी को, और जो है इसमें जोड़ देते हैं एनआरआई के इनकम को, तो ये हो जाता है जीएनपी, नेट नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें जो है कि इसमें एनआरआई का इनकम जो भारत से दूसरे देश में, तो बेसिकली हम लोग यही इतना ही अभी जानेंगे। इसके अगर अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी एक अलग से टॉपिक पे या अलग टॉपिक पे एक मतलब वीडियो बना करके मैं आपके साथ आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। स्थिर मूल्यों पर जीडीपी को किस नाम से जाना जाता। जब फिक्स होता, जब जीडीपी को जो फिक्स रहता उसमें इसको क्या बोला जाता, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। ये बिल्कुल संभावना होने की। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता वही चेंजेज कि इसमें, तो ये वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो गया और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। नेट नेशनल इनकम, एनएनआई या एनएनपी जो होता है वो अलग एक टॉपिक है, जो कि इसमें अभी बताए थे कि नेट नेशनल इनकम वही होता है जीडीपी में अगर NIFA एक टर्म होता है जो नेट इनकम फॉरेन फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फॉरेन फ्रॉम एब्रॉड, ये वाला अगर लेस कर दिया था तो NNI या NNP कह सकते हैं। तो ये है, इस पे आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के लिए ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अधिक जानकारी के लिए हम लोग इस पे एक टॉपिक ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्यवर्धन, ये भी मतलब आउट ऑफ टॉपिक है। तो इसका जो मुख्य रूप से इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ए। जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आ गया मॉनेटरी पॉलिसी। हु डिटरमाइंस द रेपो रेट इन इंडिया। कहता है कि रेपो रेट जो है कौन डिटरमाइन करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सेबी।
हाँ, तो अभी मैंने पहले अभी जब इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा था, तो इसमें जो है इसके पहले वाली वीडियो में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का भी चर्चा किया, डिस्कशन किया। तो इसमें जो है मतलब रेपो रेट वगैरह, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, CRR, ये सारे डिसाइड किया जाता MPC के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक RBI कमेटी गठन करती है जिसके द्वारा मार्केट में कितना कमर्शियल, कितने रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन वगैरह उपलब्ध कराना, वो सारी ये जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वर्क है, जो हर 3 महीने पे रिवाइज करते रहती है, चेंज करते रहती है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। डीज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सेबी क्या होता है? सेबी जो होता है इसका सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जबकि RBI बैंकों को रेगुलेट करता है। जिस तरह ये सारी रेगुलेटरी बॉडी है, जिस तरह से आपको TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। तो उसी तरीके से जो है सेबी जो है जितनी भी मार्केट में जो जितनी भी शेयर बाज़ार को जो रेगुलेट करती है वो सेबी के अंतर्गत हो, मतलब कि सेबी रेगुलेटरी बॉडी जो है उसको रेगुलेट करती है, मतलब कि एक संचालन करती है। रेगुलेटरी बॉडी जो होता है किसी संस्था को संचालित करता है मुख्य रूप से, उसके अंदर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी जो जांच, ये सब इसका काम है। और ऊपर क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, ये तो ऑप्शन ही। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा वो C ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का था बजट एंड फिजिकल पॉलिसी। बजट और फिजिकल पॉलिसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, यहाँ पे बजट में जो होता है, बजट का थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे कि जो है बजट होता क्यों है, क्या है बजट, क्या होता है। तो बजट जो होता है भैया, इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है, ठीक है। इनकम कितना सरकार खर्चा किया, कितना उसको जो है इनकम हुआ, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। शॉर्टकट में हम लोग जानेंगे कि इसमें इनकम भी जो सरकार का 2 तरीके से होती है। एक जो है आपको टैक्सेस से इनकम होती है, एक जो है कि वो आपको रेलवे टिकट से हो गया, या फिर कहीं चालान वगैरह काट रहा, तो ये सारी जो है इनकम है, सरकार की इनकम हो गया। कहीं पे चालान काट दिया, या फिर जो टैक्सेस से जो मतलब इसको इनकम हुआ, तो ये सारी इनकम गवर्नमेंट का कमाई का जरिया है। दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, सरकार का खर्चा क्या है? तो भैया आपको जो है इतना का फंड वहाँ दिया गया, ये चीज़ बनाने में इतना खर्चा हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर। तो इसमें बेसिक रूप से हम लोग जो है जानेंगे कि इनकम का जरिया क्या होता है। इनकम को भी, इनकम और एक्सपेंडिचर को दो रूप में डिवाइड किया। पहला क्या है? वो है रेवेन्यू इनकम, और दूसरा है कैपिटल इनकम। उसी तरीके से इसमें है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है कि इस पे हम अगर अधिक जानकारी के लिए आपको इस पे अलग से टॉपिक्स, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो का लेंथ चला जाएगा। तो मतलब इसमें आपको एक अलग से
इसमें तो बेसिक हम लोग ये जानेंगे कि जो जिसमें फाइनेंशियल अगर लाइबिलिटीज़ कम हो रहा तो वो एक तरह से भारत का इनकम का मतलब कि स्रोत है, और जिसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ उसमें बढ़ रहा तो वो एक्सपेंडिचर का स्रोत है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स। ये तो पहला यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले इस पे ध्यान देंगे कि एक्सपेंडिचर खर्चा। तो क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन करना सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट ऑन लोन से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा? तो बिल्कुल ये इनकम है, तो ये तो पहला ऑप्शन कट हो गया। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स, वैसे राज्यों को जो अनुदान दिया गया वो क्या है? हाँ भाई, तो ये जो है इनकम का, ये खर्चा का जो है पॉइंट्स बन सकता है। कोई ऑप्शन नंबर जो है बी, वो एक ऑप्शन इसका बन सकता है। लोन रीपेमेंट, तो लोन जो है रीपेमेंट है उसका मतलब कि ये भी है कि एक खर्चा का मतलब कि विषय है। सरकार ने इस पे सब्सिडीज़ ऑन फूड, सरकार ने फूड्स वगैरह पे सब्सिडीज़ जो दिया उस पे मतलब कि ये है कि नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये तीनों हो गया खर्चा का, एक्सपेंडिचर का विषय हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि क्या है, मतलब कि इसमें से कौन हो सकता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है हम लोग लोन रीपेमेंट ये कहते हैं कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटी है उसको कम, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो होता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को कम करना। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ किस में कम हो रहा है आपको भैया? लायबिलिटी किस में है? लोन सरकार लिया होगा उसको भाई चुकता कर रहा है, तो लोन का कर्जा जो है कम हो रहा है, तो इसलिए उसका लायबिलिटी का मतलब कि कम ये हो रहा, तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा आपको सटीक आंसर होने की आंसर हो सकता है। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट, राज्यों को जो अनुदान दिया, तो भैया इसमें तो कोई लायबिलिटी कम होने का कोई है ही नहीं, खर्चा हुआ लेकिन लायबिलिटी नहीं इसमें कम। सब्सिडीज़ ऑन फूड, मतलब खाद्य पदार्थों पे जो सब्सिडी दी गया उसमें भी कोई लायबिलिटीज़ का है नहीं कि ये कम हो रहा। यहाँ पे सरकार ने जो लोन लिया था, लायबिलिटी का मेन पर्पस होता लोन वगैरह लेना। सरकार ने लोन लिया उसको जो है रीपेमेंट कर रहा, तो खर्चा कम हो रहा, इस वजह से जो है लोन रीपेमेंट मतलब इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो सी है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट स्कीम पे, सरकारी योजना में पीएम गति शक्ति स्कीम इज मेनली रिलेटेड टू। तो भैया पीएम गति शक्ति जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर सब्सिडी। गति शक्ति जो है वही रोड वगैरह डेवलपमेंट के लिए आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली कर सकता है, रोड, एयरपोर्ट, ये सब एयरवेज वगैरह को डेवलप। तो इसमें जो 5वां का ऑप्शन नंबर जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ तो नहीं होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये तो था PMJDY का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन ये भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ये मॉडरेट टाइप का है, वो थोड़ा सा इजी और मतलब कि मॉडरेट क्वेश्चन था। अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या है। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई हो रहा है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि विद रेफरेंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था,
With reference to the central bank digital currency, consider the following statement. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए. तो इट इज़ ए लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म. या केंद्रीय बैंक द्वारा इट इज़ ए लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन ए डिजिटल फॉर्म. या केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया गया अवैध मुद्रा. इट इज़ इक्विवेलेंट टू क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन. CBDC can be used for retail as well as wholesale transaction. तो आगे ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. उपयुक्त में से हाँ. तो अब हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं. कहता है कि विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसिडर द फ्लोइंग. It is a legal tender issued by the central bank in digital form. ये बिल्कुल सही बात है. डिजिटल फॉर्म में एक लीगल टेंडर के रूप में ये किया गया. दूसरा क्या कहता है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन. नहीं, बिटकॉइन के डिजिटल करेंसी है लेकिन ये इसके जैसा नहीं है. तो हम लोग अब दो में से तो एक को श्योर हो गए हैं कि वन तो होगा. थर्ड जो है ऑप्शन देखते हैं. CBDC कैन बी यूज फॉर रिटेल एज वेल एज होलसेल ट्रांजेक्शन. और डिजिटल एक बार इस पर कन्फ्यूजन है तो अब ऑप्शन से हम लोग जाएंगे. ऑप्शन 1 जो है किस में है? तो भैया ऑप्शन 1 A, B और D में है. तो ऑप्शन 1 A, B, D है. दो तो इसमें होगा नहीं. सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 A, B और D है. तो इसमें कह रहा है दो. हाँ, बिटकॉइन वाला जो है. तो ऑप्शन नंबर 2 वाला कौन कौन है? A है. तो A तो हो, 2 तो है नहीं. तो भैया ये तो A कैंसिल, C कैंसिल और 2 ये भी है. ऑटोमेटिक भी हमको पता चल गया. चलिए, तो 1 एंड 3 इज़ द, इसका 1 एंड 3 जो है सही मतलब ऑप्शन होगा. इसमें देखो थोड़ा सा है कि एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं कि एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को आगे निकाल ये कर सकते हैं. तो ये एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को हम लोग पकड़ पाए. तो इसमें जो इसका क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मॉडरेट टाइप का पहला क्वेश्चन जो ये है सही है वो है B. The question number of the correct option for the question number 1 is B. क्वेश्चन नंबर 1 का मॉडरेट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन, यहाँ पर जो ऑप्शन है B. चलो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी से अगेन आया है. कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड देयर कॉजेज. निम्नलिखित मुद्रास्फीति के प्रकार उनके कारणों को जोड़ो पर विचार करें. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैच करना है. इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, इसमें थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग का ये है. तो चलो ये तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है. इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट सही है, बिल्कुल बात भाई सही है. ये वाला तो सही हो गया. दूसरा डिमांड पुल इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल डिमांड, नहीं ये तो बिल्कुल रॉन्ग है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है. अगला हम लोग देखेंगे. अगला हम लोग जो है तीसरा स्टैगफ्लेशन, हाई ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन. स्टैगफ्लेशन का जो डिफिनेशन होता है कि भाई जो है ग्रोथ जो है ज़्यादा है और उस इन्फ्लेशन जो है कम है. तो कम इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ जो ज़्यादा हो रहा है तो उसको ही स्टैगफ्लेशन हम लोग कहते हैं. स्टैगफ्लेशन ये हो गया, स्टैगफ्लेशन होता है. तो मतलब कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो कहता विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली. 1 और 3 इसमें कौन सा है? तो C. ऑन
1 and 3 is the correct option. 1 and 3 is the correct option for क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का जो है करेक्ट ऑप्शन है 1 and 3. 1 और 3 जो है इसका सही आंसर है. तो क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज सी. क्वेश्चन नंबर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन इसमें 1 और 2 दिखा रहा है. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. कंसीडर द फ्लोइंग पेयर रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देयर काउजेज. ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिल्कुल सही है. डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर डिमांड. अच्छा, हाँ, हाँ, इसका जो है आंसर जो होगा 1 and 2 दोनों, 1 और 2 जो है वो है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन. मॉडरेट क्वेश्चन का दूसरा नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है. तीसरा क्वेश्चन क्या कहा था? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बजट विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. भैया इसमें फिर दे दिया है ये वाला, इस पर बड़ा ध्यान से देखना. नॉट पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो आगे हम लोग भारतीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समेकित निधि का हिस्सा नहीं है? टैक्स रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसबर्समेंट फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड, ग्रांट्स इन एड रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन बजट विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड. अच्छा, ये वाला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो इसका कंसोलिडेट जो फंड है, टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं, कौन सा ये जुड़ा उससे नहीं है टैक्स रेवेन्यू ये. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट. लोन रेज बाय द गवर्नमेंट, ये तो लायबिलिटी हो गया, तो ये भी नहीं होगा. डिसबर्समेंट फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड, इसकी चांसेस लग रहा. तो नेक्स्ट है ग्रांट्स इन एड रिसीव्ड. हाँ, कोई जो सहायता या मदद जो है फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा. तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर मॉडरेट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. मॉडरेट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है. तो इसी तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आ ही जाएगा आपको एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि आपको इसमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में अवेयरनेस होगा, आप सारे टर्म्स से अवेयर रहेंगे. तो इसी के बेस पे आपको कुछ आगे पीछे करके क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आएगा. तो आप ये सारे टर्म्स वगैरह जैसे जीडीपी वगैरह, जीडीपी क्या, इन्फ्लेशन क्या, ये सारी चीज़ से आप अगर इसे प्रैक्टिस करते करते आप मतलब कि रिवाइज होते होते एक बार आपके दिमाग में आ जाता, तो आप इस पे क्वेश्चन बनाना आप मतलब कि ये बनना चालू हो जाएगा. आप इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं. आपको जो है मतलब कि हूबहू ऐसा क्वेश्चन, मतलब कि कभी ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होगा.
लेकिन इस टाइप से आप जीएस का क्वेश्चन इसी तरीके से बढ़ता है, बनाया जाता है, हर चीज़ इसमें अप्लाई किया जाता है। देखिए कोई भी, ये खास करके यूपीएससी जो है 3 फॉर्मेट में जो है ये क्वेश्चन को फ्रेम करता है। एक तो आपको पूरा इजी रहेगा, एक इजी रहेगा, दूसरा मॉडरेट रहेगा, और तीसरा जो है एकदम डिफ़िकल्ट होगा। कभी कभी ये भी है कि ये दोनों पे आएगा, मॉडरेट, इजी मॉडरेट, एक होता है इजी मॉडरेट भी। तो कभी कभी एग्ज़ाम जो होता है इजी मॉडरेट से चालू करता है, इजी मॉडरेट, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट। तो इस समय जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उस समय जो है कट ऑफ गिरने की संभावना होती है। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। आपको प्रीलिम्स में सफलता की पूरी संभावना मिल सकती है। तो आप ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देखें, और कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और वो जो है अपने ड्रीम को एग्ज़ाम में अपेयर होकर के अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके वो अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सके, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। जैसे कि मेरा डिस्क्रिप्शन का टैगलाइन है टुगेदरनेस इज़ योर बिलीफ, आपका साथ मेरा विश्वास। तो इसी के साथ मैं अब समाप्त करना चाहूँगा वीडियो। थैंक यू।